नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कॉर्पोरेट डार में, जहां पर हम रोज बरोज बातचीत करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। लेकिन आज का दिन अहम है, आज का दिन क्रूशियल है कि एक बड़ी खबर आज सुबह ही आई, जहां पर विशाल सिक्का ने इन्फोसिस के सीईओ पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद से ही लगातार जी बिजनेस पर कवरेज देख भी रहे हैं। निफ्टी में गिरावट है और गिरावट की बड़ी वजह आईटी स्पेस ही है। इनफैक्ट आईटी मेजर ड्रैगर है, रफली 30 पॉइंट के आसपास का कंट्रीब्यूशन जो है इन्फोसिस की तरफ से निफ्टी में आ रहा है। लेकिन जो सपोर्ट है वो फिर भी एडिशनल कुछ सेक्टर की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट टीसीएस जो है वो थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड भी करा रहा है, 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। इन्फोसिस 7% नीचे है, 71 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। एचसीएल टेक महिंद्रा दोनों में खरीदारी देखने को मिल रही है, करीब 1.5% के आसपास का इजाफा अभी भी देखने को मिल रहा है। सेक्टर वाइज देखा जाए तो प्रेशर है थोड़ा सा पावर इंडेक्स की तरफ से। ऑटो स्पेस में रफली 1/4% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। उसके अलावा मेटल इंडेक्स भी करीब फ्लैट टू नेगेटिव बाय साथ कामकाज करता हुआ। पावर इंडेक्स, कैपिटल गुड्स स्पेस में भी 1/4% के आसपास गिरावट है। फार्मा मेजर ड्रैगर है, 8642 का लेवल है, 1.5 से 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आईटी भी, क्योंकि टीसीएस ने सपोर्ट प्रोवाइड करा रखा है और इन्फोसिस ड्रैग कर रहा है, इसलिए आईटी में इतनी ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही जितनी इन्फोसिस के अंदर है। एफएमसीजी इंडेक्स हरे निशान में कामकाज करता हुआ 3/4% की बढ़त देखने को मिल रही है। रियल्टी इंडेक्स भी करीब आधा फीसदी नीचे कामकाज करते हुए और मेटल इंडेक्स के अंदर भी मोर और लेस फ्लैट टू नेगेटिव बायस साथ कामकाज हो रहा है। कुछ ही देर में इन्फोसिस की जो एनालिस्ट कॉल है वो शुरू होने वाली है, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उस पर भी हम बातचीत करते रहेंगे। थोड़ी देर मैनेजमेंट होगी इन्फोसिस की, लेकिन जिस तरह से अब तक का अपडेट है पहले आपको वो बता देते थे। आज सुबह सबसे पहले खबर आई कि इन्फोसिस के बोर्ड से विशाल सिक्का ने इस्तीफा दिया। वो वाइस चेयरमैन के तौर पर अभी कंपनी के अंदर रहेंगे और वो आने वाले समय में जो प्रवीण राव है वो एज एन चेयरमैन, अब तक जो इंटरिम चेयरमैन है वो इसमें कामकाज करेंगे। टाइमलाइन आपकी स्क्रीन पर है, कैसे कैसे विवाद गहराया था। फरवरी 2016 से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद से धीरे धीरे एस्केलेट होता गया, जबकि उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, उनकी वोटिंग को लेकर, सैलरी को लेकर ये इशू चलता रहा। साथ राजीव बंसल के एग्जिट पैकेज को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए गए, उनके कामकाज या कार्यशैली के तरीके को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए गए। उसके बाद ये विवाद इस हद तक गहरा गया कि आज भी इनफैक्ट एक सुबह जो एक लेटेस्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है 3 डायरेक्टर की तरफ से नारायण मूर्ति को कि विशाल सिक्का एक सीटीओ मटेरियल है इंस्टेड ऑफ एक सीईओ मटेरियल के। तो इस तरह की बातें उठी, जिसके बाद विशाल सिक्का की तरफ से रेजिग्नेशन आया और उन्होंने ये बात साफ भी कर दी कि वो उस तरफ जाना चाहेंगे या फिर उस तरफ जाएंगे। इनफैक्ट ये लेटर आप देख भी पा रहे हैं कि उनका ये कहना है कि वो उस जगह पर अब काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे जहाँ पर उन्हें थोड़ा सम्मान मिले। उन्होंने शेयरधारकों के हित में ये इस्तीफा दिया है। उनकी टीम पर लगातार हमले होते रहे, प्रेशर बनता रहा और इस तरह की चीज़ों से ना केवल इन्फोसिस की साख के ऊपर असर आया, उनकी इंडिविजुअल साख के ऊपर भी काफ़ी असर आया। कंपनी की जो ओवरऑल जिस तरह से कामकाज होता है उसके ऊपर भी काफ़ी दिक्कत हुई। उन्होंने ये बात साफ की कि उन्होंने जिस तरह से कामकाज किया है 3 साल में, जो उन्होंने कंपनी में ग्रोथ दिखाई है, वो काफ़ी गर्व की बात है उनके लिए। अंचल ही मेरे साथ मौजूद भी हैं। अंचल, लगातार न्यूज़ फ्लोज तो आते रहे हैं टाइमलाइंस को लेकर, चीज़ों को लेकर, उनके कार्यशैली को लेकर, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रक्चर किस तरह का है? कैसा इन्फोसिस पे पहले कामकाज होता था और अब जो इन्फोसिस है उसमें कितना अंतर आया है विशाल सिक्का के आने के बाद? शुक्रिया समय। देखिए, एक सबसे बड़ा अंतर तो ये था जब विशाल सिक्का ने ज्वाइन किया 2014, तो वो एक ड्रीम रन का अंत था उसके उस समय आए जब सबसे ज्यादा दिक्कतें बढ़ना शुरू हो गई थी आईटी स्पेस में। और उससे पहले का अगर आप बिफोर सिक्का का इवेंट देखें तो एक अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया, लेकिन क्रिटिकल हो गया सिक्का के आने के बाद किस तरह से कंपनी को मैनेज किया गया। कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखें इन्फोसिस का करीब 53,000 करोड़ का रेवेन्यू था जब विशाल सिक्का ने ज्वाइन किया, उसे बढ़ाकर ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ टच करवा दिया FY18 में। और अगर आप FY18 के पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो FY17 के मुकाबले 1/3 रेवेन्यू कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में जनरेट कर दिया, वो एक अच्छी चीज रही बाई Q1 की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, जहां एक तरफ अक्रॉस द स्पेस आईटी कंपनियों में हम देख रहे थे ऑलमोस्ट 2-3% का स्लाइड आ रहा था ऑपरेटिंग मार्जिन में, इन्फोसिस के केस में बीते FY15 से 18 के बीच में 3 सालों में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है महज 1% स्लाइड होता हुआ दिखा। वो एक अच्छी चीज थी कि बेशक बिजनेस उतना नहीं बढ़ा, लेकिन जो खर्च बढ़ रहा था उसे रेगुलेट कर पा रहे थे। मुनाफे की जहां तक बात रही, एक स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ कंपनी के मुनाफे में देखने को मिली। 12,500 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 3 सालों में बढ़ के 14,000 ऑलमोस्ट 14,500 करोड़ हो गया। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्टेडी ग्रोथ प्रॉफिट में भी देखने को मिली। कंपनी ने नए एक्विजिशंस किए, समझ 14 नए अधिग्रहण किए, उनको स्ट्रीमलाइन किया विशाल सिक्का के टेन्योर के दौरान, तो वो एक अच्छी चीज थी। कैश पे नजर डालिए, 30,000 करोड़ से कंपनी का कैश बढ़ के 33,000 करोड़ के पार चला गया।
करीब 3-3.5 हजार करोड़ का जंप कंपनी की नकदी में आता हुआ दिखा। वो एक अच्छा ट्रिगर था। विशाल सिक्का के दौरान जो कंपनी की नकदी थी वो काफी रोबस्टली बढ़ती रही, कोई डेंट नहीं लगाया सच। और अट्रिशन दर देखिए, सबसे की हाईलाइट इनके पूरे टेन्योर का था अट्रिशन दर। जिस टाइम इन्होंने ज्वाइन किया था अक्रॉस आईटी स्पेस 17-18% के अट्रिशन दर पे कामकाज हो रहा था। इन्फोसिस पर्टिकुलरली ऑलमोस्ट 19.5-20% के अट्रिशन दर पे काम कर रही थी, लेकिन वहां से एक ग्रेजुअल स्लाइड देखने को मिली। सो मच सो आज की डेट में इनका अट्रिशन दर करीब 15% का है। तो वो एक अच्छा स्कोप था जहां पे इन्होंने ओवरऑल कारोबार को तो संभाला ही, लेकिन जो लगातार रेजिग्नेशन थे, एम्प्लॉई जो डिटैच हो रहे थे, उनको कर्टेल किया। वो एक अच्छा ट्रिगर था जी। तो कॉस्ट कट किया, बहुत सारी चीज़ों को रैशनलाइज किया, क्लाइंट एंड पे जो रीनेगोशिएशन है उसका भी एक इम्पैक्ट रहा, लेकिन ओवरऑल प्राइसिंग का प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं फेस करने को मिला। लेकिन जो नंबर्स है उनमें इंप्रूवमेंट है, तो ओवरऑल नंबर्स तो अच्छे रहे हैं, कैश फ्लो अच्छा है, करीब करीब अभी भी 30 से 32 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की नकदी कंपनी के पास है। और इन सब चीज़ों के बीच में भी जो विवाद है वो दोनों ही पक्षों से बढ़ता दिखाई पड़ा, और उसके बाद अब रेजिग्नेशन आता दिखाई पड़ा। लेकिन अंचल, बहुत सारी गिरावट की वजह बताई जा रही हैं, चाहे एक वजह कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर जो अब सवाल उठेंगे कि आगे किस तरह से कंपनी कामकाज करेगी, कैसे ऑपरेट होगी। दूसरा बायबैक जो आने वाला है, ये भी आकलन है कि शायद बायबैक जो है वो उतना ज़्यादा प्रीमियम पर ना आए, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स भी कह रही हैं। इसके अलावा आगे विजन 2020 को लेकर क्लैरिटी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ वजह प्रोमिनेंट और जिसमें इन्फोसिस में इतना प्रेशर देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए सुमित, सबसे पहले तो बायबैक का आपने बात की, बिल्कुल सही कहा। ऑलरेडी कंपनी अनाउंस कर चुकी थी बायबैक में करीब 13,000 करोड़ का खर्च होगा। 3,400 करोड़ ऑलरेडी डिविडेंड के तौर पे दे चुकी है। उम्मीद ये लगाई जा रही थी करीब 1200-1300 के अराउंड की रेंज में बायबैक आता हुआ दिखेगा, लेकिन अब माइनस विशाल सिक्का फ्रॉम द पिक्चर, ये दो चीजों से अटैक करेगा। पहला तो बायबैक प्राइस शायद कम हो सकता है, 1150 तक का भी आ सकता है, और अगर ऐसा केस होता है तो आज जो आपको बिकवाली दिख रही है ये और एस्केलेट हो जाएगी। दूसरा इंपैक्ट होगा, बायबैक को इफेक्टिव लाना और पूरा करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बायबैक ही नहीं, आपको अपने कॉर्पोरेट एंड पे भी जो रीजिक हुआ है उसे मैनेज करना है। इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा 2020। देखिए Q1 नतीजों से पहले ऑलरेडी खुद विशाल सिक्का ने भी कहा था जो 2020 का टारगेट लेके चल रहे थे वो काफी मुश्किल लग रहा है इन स्थितियों में। जिस तरह से प्राइसिंग प्रेशर दिख रहे हैं, क्लाइंट स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, वो इंपैक्ट करेगा। लेकिन अब माइनस विशाल सिक्का, उस पूरे टारगेट को शायद रिफ्रेम करना पड़ेगा, उसको थोड़ा और कट डाउन करना पड़ेगा, और वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। साथ ही एक हमेशा सुमित ध्यान रखिएगा, जब भी कंपनी की मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उसका कामकाज स्ट्रीमलाइन रहता है, वो रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के शेयर प्राइस में भी। लेकिन जिस तरह का उतार चढ़ाव बीते हम 1.5-2 सालों में देख रहे हैं, बार बार विवाद उठे, वो टोन डाउन हुए, लेकिन फिर वापस एस्केलेट हुए, और अब सीधा सीईओ के रेजिग्नेशन का वो एक डेंट जरूर मारेगा। और वो डेंट आप देखना होगा क्या वो ओवरहैंग कंटिन्यू होता है, क्योंकि विशाल सिक्का जिस टाइम उन्होंने इन्फोसिस ज्वाइन किया, साप छोड़कर वो इन्फोसिस में आए थे, और वो अपने टेक्निकल नो हाउ के लिए माने जाते थे, टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट माने जाते थे साप में, और अब यहां से हटना वो इन्फोसिस को डेंट कर सकता है। चलिए, तो हो सकता है अब जो सिचुएशन है वो उतनी एडिक्वेट ना रहे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। आगे चले कैसे कामकाज बढ़ेगा, कैसे ऑटोमेशन को लेकर इंप्रूवमेंट आएगा, कैसे इनोवेशन होगा, ये सब चीज़ें काफ़ी क्रूशल हैं। इन्फोसिस में गिरावट आ चुकी है, 15,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप साफ हो चुकी है, निफ्टी की गिरावट में 30 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। इस गिरावट में रणनीति क्या हो, आप क्या करें, इस पर एक पोल भी हमने किया है। डिम्पी मौजूद है हमारे साथ, तो पोल लेकर। डिम्पी, बताइए किस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ब्रोकर्स, क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे ही इन्फोसिस के अंदर एक खबर आई और गिरावट आई, हम फटाफट से पहुंचे आप सभी एनालिस्ट के पास और हमने फोन घुमाया और पूछा अपने क्लाइंट्स को आप क्या क्या रिकमेंडेशन दे रहे हो। 4-5 बेसिक क्वेश्चंस हमने छापे जो कि आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, आप भी ध्यान रखिएगा इस पे। हमने सबसे पहले यही पूछा कि अब निवेशकों को करना क्या है, इन्फोसिस पे करना क्या चाहिए। जो ब्रोकर्स का पूरा पैनल, हमने करीब 10 ब्रोकर से बातचीत की होगी, उन सब ने हमको ये कहा है कि खरीदना तो बिल्कुल नहीं है, फिलहाल 20% ब्रोकर इसके हक में आ रहे हैं। बेचने वाले ब्रोकर्स कह रहे हैं 25% की इसको बेच दें यहाँ पे, लेकिन मोटी संख्या जो थी ब्रोकर्स की वो यहां पे आके रुक रहे कि 25% ब्रोकर ये कह रहे हैं कभी रुके रहें, इसके अंदर कुछ ना करें, ना ही खरीदे ना ही बेचे, क्योंकि कल एक बोर्ड की बैठक है बायबैक को लेकर, तो उसकी कमेंट्री और बायबैक के प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए रुकने वाला क्वांटम बहुत ज्यादा है। इसलिए आप भी अगर निवेशित है तो थोड़ा रुकिएगा, ना ही बेचिए ना ही खरीदिए। ये ब्रोकर्स का पोल आपको पहले क्वेश्चन आपका आंसर मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हमने ये पूछा कि अच्छा गिरावट अगर आ भी गई शॉर्ट टर्म में तो कितनी गिरावट आएगी। हमने उनको ब्रैकेट बना दिए प्राइसेस के हिसाब से। हमने पहली ब्रैकेट
ब्रैकेट रखी 850 से 950, जो कि इसका प्रिवेलिंग प्राइस है, और यहां से करीब 100 रुपए नीचे हमने कैलकुलेट किया। यहां पे ब्रोकर्स आके ज्यादातर रुक गए हैं। 60% ब्रोकर्स यही कह रहे हैं कि हाँ, अगर गिरावट आ भी गई तो 100 रुपए से ज्यादा की गिरावट नहीं लगती है, लेकिन इसी ब्रैकेट में इन्फोसिस फंसा रह सकता है, इससे ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। हमने थोड़ा और डीप किया अपने ब्रैकेट को कि 850 तक भी आ सकता है, तो वहां पे क्वांटम धीरे धीरे घटता गया, 30 और 10 हो गया, तो वो उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन आप मेजोरिटी जो 60% है वो सिर्फ इसी ब्रैकेट में कह रहे हैं कि 850 से 950 के बीच में इन्फोसिस फंस जाएगा। हमने फिर ये क्वेश्चन किया क्या इन्फोसिस से निकलकर दूसरी आईटी कंपनीज पे चले जाएं? अभी तो इन्फोसिस के साथ काफी सारी मुश्किलें चल रही हैं, तो ब्रोकर्स का पैनल ये कह रहा था कि हाँ ठीक है, अगर आप दूसरे में जाना चाहते हैं आप चले जाइए, और उसको प्रमुखता से बोला गया कि आप इनके पीयर जो कि टीसीएस है वहां पे ज्यादा ध्यान रखिए। आज आप देख भी पा रहे हैं इन्फोसिस लाल निशान में, लेकिन ज्यादातर और आईटी कंपनीज, बड़ी आईटी कंपनीज समय हरे निशान में भी हैं, तो ब्रोकर्स का पैनल ये भी यही कह रहा था। फिर हमने पूछा कि अच्छा जाएं किस में? आप हमको ये तो कह रहे हैं कि दूसरी आईटी कंपनीज में चले जाएं, लेकिन किस में जाएं? ब्रोकर्स हमने 3 कंपनीज के सामने उनके नाम रखे, इन्फोसिस का, टीसीएस का और एचसीएल टेक का। छोटी मोटी साइंट भी था, लेकिन वो छोटी कंपनी थी, मिड कैप कंपनी से हम नाम नहीं उसका जोड़ा। ये 3 बेसिक कंपनी हमने रखी। तो 55% ब्रोकर्स ये कह रहे हैं कि आप टीसीएस में चले जाइए, अगर आपको इस उतार चढ़ाव जो न्यूज फ्लो आएगा उससे बचना है तो टीसीएस में जाया जा सकता है। एचसीएल टेक में 30% है, लेकिन इन्फोसिस में अभी भी जो बुलिश ट्रेंड था वो सिर्फ 15% का ही रुका हुआ है। तो आप इसके हिसाब से अपनी रणनीति को भी तय कर सकते हैं। डिम्पी, एक बात और बताइए, आपसे जब शुरू से मेरी बात हो रही है तो आपने हमेशा ये बात बताई कि इन्फोसिस का बायबैक आ सकता है, बायबैक आ गया। आपने कहा महीने के अंत तक आ सकता है, महीने के बीच में भी चलिए आ गया। आपने कहा 1250 से 1300 रुपए के दाम पे आ सकता है। सीएलएसए नहीं मानता, उनका मानना है कि शायद 10% प्रीमियम पर आए, यानी कि 1050 से 1100 के बीच में आ सकता है। दोनों पक्षों को देखते हुए और अब के जो हाल के न्यूज फ्लो हैं इनको देखते हुए क्या बायबैक के प्राइस को आप स्टिक करेंगे? आपको लगता है वही दाम पर आएगा, या आपको लगता है अब थोड़ा सा नीचे आएगा, या अब रूम आ गया मैनेजमेंट के पास और गिरावट के बाद उस पर आ सकता है? किस तरह की रणनीति रखे बायबैक के प्राइस को लेकर? देखिए, बायबैक के प्राइसेस इस खबर से ठीक पहले तक अगर आप मार्केट के रूमर की बात बोले तो यहाँ पे 1200-1250 तक का बायबैक आना चाहिए था। ये आपने भी कैलकुलेट करके बताया कि प्रीवियस जो उनके कंपनीज के बायबैक आए, डिविडेंड वाला क्वांटम जोड़ दिया जाए तो ये प्राइसिंग में आ सकती है। लेकिन आज की स्टोरी बिल्कुल अलग है। ये ना केवल बायबैक के सेंटीमेंट पर असर डाल रही है, बल्कि उसके प्राइसिंग पर भी असर डालेगी। कितना और कितना फर्क पड़ेगा तो कल बोर्ड की बैठक में, लेकिन ये बात तय है जो 1250 की प्राइसिंग है अब वो बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि इसमें बड़ा डिफरेंस है। 300 रुपया ऊपर अगर बायबैक आता है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए मेजोरिटी तो शायद यही कहेगी, और हमारा अपना एनालिसिस भी है कि शायद अब 1250 मुश्किल लग रहा है कल की जो बोर्ड बैठक होने वाली है उसमें। चलिए, तो 30% प्रीमियम की जो बातचीत अब के प्रावधान के हिसाब से बन रहा है वो तो नहीं आ सकता, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, रूमर ये बात सही थी कि डिम्पी, रूमर जो बाजार में थी वो यही थी कि 1250 से 1300 रुपए के आसपास का प्राइस था। प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो उसके हिसाब से दाम 1150 से 1250 यानी 18% या 20% प्रीमियम जो बुधवार के हिसाब से है। लेकिन अब सेंटीमेंट पे कैसा इंपैक्ट रहता है, लेकिन प्राइसिंग जो है वो बोर्ड डिसाइड करेगा तो उस पर इतना इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, सेंटीमेंट वाइज थोड़ा इंपैक्ट जरूर आता दिखाई पड़ेगा। पोल आपकी स्क्रीन पर है कि इन्फोसिस में आपको क्या करना चाहिए। ज्यादातर सभी जानकार मानते हैं कि आप बने रहें। 55% लोगों का मानना है क्योंकि बायबैक आना है, उसके प्राइस के ऊपर और उसके क्वांटम के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, इस पोल पर भी हम चर्चा करेंगे और कुछ एनालिस्ट कॉल भी कुछ देर में शुरू होने वाली, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे।